Hello students, welcome to Dixans EduTech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about a very new topic which name is coal and petroleum, and this is the first part of this topic, and we are going to complete this chapter probably two or more than two, I think 2 or 3 parts. So let's start our the first session. प्यारे बच्चों, ये हमारा जो साइंस का आपका थर्ड चैप्टर होने जा रहा है, कौन? कोल एंड पेट्रोलियम. ठीक है. अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि नहीं सर, अगर हम लोग एनसीईआरटी के कंटेंट के अनुसार हम बात करें तो हमारे एनसीईआरटी के कंटेंट के अनुसार जो थर्ड चैप्टर होना चाहिए ये आपका होना चाहिए सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक. ठीक है. और जो आपका फोर्थ चैप्टर है ये आपका फोर्थ चैप्टर होना चाहिए आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. लेकिन अगर हम इस साल के सिलेबस का बात करें जो हमारे सीबीएसई के द्वारा ही लागू किया गया सिलेबस है, उसमें ये दोनों टॉपिक को यानी कि दोनों चैप्टर को, चैप्टर 3 को और चैप्टर 4 को, ये दोनों चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है. कंप्लीट चैप्टर ही क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है. चैप्टर 3 को इसलिए डिलीट किया गया है कि किसके बारे में आप क्लास 6 और 7 में पढ़ के आए हो, और चैप्टर 8 को इसलिए चैप्टर 4 को इसलिए डिलीट कर दिया गया है कि एज इट इज़ ये चैप्टर आपको क्लास 10th में जो है वो पढ़ना है. ठीक है. दूसरी बात, जो हम लोग का 5वां चैप्टर था वो था कोल एंड पेट्रोलियम. तो अगर हम लोग अपने तीसरे और चौथे चैप्टर को डिलीट कर देते हैं तो हम लोग का 5वां चैप्टर अब जो है वो हमारा तीसरा चैप्टर बन जाता है. तो हम लोग का थर्ड चैप्टर जो है जिसको हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में. ठीक है. ये आपका कम साइंस ज्योग्राफी ज़्यादा है, यानी कि आपका एसएसटी से भी रिलेटेड ये चैप्टर है. इसमें इसके बारे में हम लोग अपने इस चैप्टर में कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ाई करेंगे. तो कोल एंड पेट्रोलियम को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको हम कुछ बातों से अवगत कराना चाहते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे हमको कुछ फ़ायदा होता है, जिससे नहीं भी होता है. ठीक है. जो हमारी यूज़ में होती है, जो हमको बहुत सारे अलग अलग तरह के फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है. आप लोग छोटे क्लासेस में ही एक चीज़ समझ लोगे हो कि जो थिंग्स होते हैं ना बाबू, थिंग्स, ये थिंग्स बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं. एक आपका थिंग्स होता है नेचुरल थिंग. ठीक है. और दूसरा होता है नेचुरल थिंग आपका पहला हो गया, और दूसरा होता है मैनमेड थिंग्स. मैनमेड थिंग्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल थिंग्स के नाम से भी जानते हैं. नेचुरल थिंग्स यानी ऐसे थिंग्स जिनको हम लोग अपने नेचर से ऑब्टेन करते हो, जिनको अपने नेचर से फाउंड करते हो. और मैनमेड थिंग्स यानी वैसे थिंग्स जो जिसको हम लोग अपने खुद अपने हाथों से, इंसान अपने हाथों से फैक्ट्रीज में, लेबोरेटरीज में क्या करते हो, बनाते हो, उनको हम क्या कहते हैं, मैनमेड थिंग्स कहते हैं. अगर हम नेचुरल थिंग्स का बात करें तो ये नेचुरल थिंग्स में बहुत कुछ आ जाएगा. जैसे नेचुरल थिंग्स में एयर, वाटर, सनलाइट, है ना, कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, बहुत सारी चीज़ें, भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे नेचुरल थिंग्स में भी आएगी. ठीक है. तो अब बात ये है कि ये रिसोर्सेज जो है, इस रिसोर्सेज के बारे में हमको जानना है कि हमारा रिसोर्स क्या होता है. तो देखिए, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं और यूज़ करके हम उनको अपने बेनिफिट में लाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए हम उनका यूज़ करते हैं, तो वो रिसोर्स कहलाएगा. एनीथिंग इन इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड बाई अस, कोई भी चीज़ें जिसका हम लोग यूज़ करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, रिसोर्सेज कहलाएंगी, संसाधन कहलाएंगे, जिनसे हमको कुछ फ़ायदा हो सके, जिसका यूज करके हम कुछ अपने आप को फ़ायदा लेते हों. अब ये रिसोर्सेज जो हैं ये आपके 2 प्रकार के, एक नेचुरल रिसोर्सेज और एक आर्टिफिशियल रिसोर्सेज. आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में क्या किया जाएगा बाबू? आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में आप बताओ, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज वो कौन कौन से जिसका आप यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में? चलिए, सबसे ज़्यादा तो आप लोग प्लास्टिक का यूज करते हो, आप लोग रबड़ का यूज करते हो, है ना, आप लोग पेपर का यूज करते हो. ठीक है. बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा लिस्ट बड़ा नहीं बनाएंगे. ये सारे क्या होंगे, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से आएंगे. ये इनका आप यूज करते हो, ये क्या कहलाएगा, आपका नेचुरल रिसोर्स के नाम से कहलाएगा. अब हमको इस इंटायर चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में
हमको अपने नेचुरल रिसोर्स के बारे में ही पढ़ाई करना है। किसके बारे में पढ़ाई करना है? नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाई करना है। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में मौजूद है, अनलिमिटेड अमाउंट में जो मौजूद हो, और एक ऐसा रिसोर्सेज होता है जो हमारे नेचर में लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है। ठीक है, एक रिसोर्सेज जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में मौजूद है और दूसरा लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है। ठीक है, तो ये आपके दो क्या कहलाएंगे? नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएंगे। अब इन दो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमको पढ़ना है, इन दोनों का परफेक्ट एक नाम जानना है। तो वैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड अमाउंट में है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, जिनका कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड अमाउंट में है, और ह्यूमन की एक्टिविटी के द्वारा, मानव का जो एक्टिविटी है, इंसान का जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के द्वारा वो कभी खत्म ना किया जा सके, वो कभी भी खत्म ना किया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलेंगे इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। और जो आपका लिमिटेड अमाउंट में है और ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा वो एक ना एक दिन खत्म हो सके, यूज हो सके, कंप्लीटली आपका उसका यूज हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए अब हम लोग अपने इसी टॉपिक के साथ अपने इस चैप्टर को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा अपना इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? तो जितने भी आपके इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? तो मेन प्रॉपर्टी होती है कि वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होंगे, हमारे नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में होंगे, और साथ ही साथ हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा वो कभी भी खत्म नहीं किए जा सकते हैं, या वो कभी भी आपका एग्जॉस्ट नहीं किए जा सकते हैं। तो उस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है यूज करके, एयर को कभी भी यूज करके खत्म नहीं किया जा सकता है, वाटर को कभी भी यूज करके खत्म नहीं किया जा सकता है। तो ये सब क्या है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। अब आप बोलोगे नहीं सर, वाटर तो दिन पर दिन डिप्लीट होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, फिर आप कैसे पढ़ा रहे हो कि ये आपका इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है? अरे बाबू, आपका जो सरफेस वाटर है उसमें आपके ओशियन के, सीज के भी तो वाटर को आप ऐड करो। तो वो वाटर इतने ज़्यादा हैं कि उनको आप यूज करके कभी भी यूटिलाइज करके कभी भी आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। तो उनको अगर आप यूज़ करके ख़त्म नहीं कर सकते हो तो वो आपका किस में आएगा? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में आएगा। अब जस्ट इसका उल्टा, यानी कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का मेन पॉइंट क्या है? तो सबसे पहला आपका पॉइंट है कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जो होंगे वो हमारे नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में होंगे, एक लिमिटेड मात्रा में होगा, एक फिक्स मात्रा में है। ठीक है, साथ ही साथ वो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा कभी ना कभी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर दिए जाएंगे। तो इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा एग्जॉस्ट कर दिया जाए उसको हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जानेंगे। अब एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के भी कुछ एग्जांपल्स होंगे, जैसे कोल, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ्स। ये सब हमारे नेचुरल का रिसोर्सेज है जिससे हम कुछ ना कुछ फ़ायदा ही लेते हैं, इनको हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो आपका एक ना एक दिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा एग्जॉस्ट कर दिया जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिटेड क्वांटिटी में है। तो इस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अपने इस इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझ लिए। अब ये जो कोल और पेट्रोलियम है इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे अर्थ में इतने ज़्यादा टाइम लगाता है, हमारे अर्थ में से ही इसको निकाला जाता है, बेसिकली आगे हमको पढ़ना है। तो ये हमारे अर्थ में इतना ज़्यादा टाइम लगाता है कि इसका जो फॉर्मिंग टाइम होता है, जो आपका इसका जो फॉर्मिंग
प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्लो होता है। स्लो होने के चलते ऐसा माना जाता है कि इसको हम लोग एक बार अगर कम्प्लीटली यूज कर दिए तो दोबारा इसको हम नहीं फॉर्म कर पाएंगे, इसको दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते इस कोल और पेट्रोलियम को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अपने एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात करेंगे इस चैप्टर में। अभी हमने अपने रिसोर्सेज को समझा कि रिसोर्सेज क्या होता है, और अपने सोर्स के बेसिस पे रिसोर्सेज को हमने दो टाइप में बांटा, एक हमारा नेचुरल रिसोर्स और एक हमारा आर्टिफिशियल रिसोर्स या मैनमेड रिसोर्स। फिर अपने नेचुरल रिसोर्स को हम लोग क्वांटिटी के बेसिस पे दो टाइप में बांटे, एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। अब हम लोग अपने एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में इस चैप्टर में क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका फॉसिल फ्यूल्स, कि फॉसिल फ्यूल्स जो है वो क्या होते हैं। तो ऐसे आपके नेचुरल फ्यूल, सबसे पहले यहाँ पे वर्ड है फ्यूल। फ्यूल्स क्या होता है? तो फ्यूल्स आपके ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जले, या जब ये आपका जलता है, बर्न करता है, तो बर्न करने के बाद हमको हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन सब्सटेंस को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो उस तरह के मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं। यानी कि फ्यूल आपके ऐसे मटेरियल को कहते हैं जो हमको जल के हीट, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोडक्शन दे, प्रोड्यूस करे, प्रोडक्ट बनाए, दैट मटेरियल आर कॉल्ड फ्यूल्स। तो हमको बात करना है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। तो ऐसे नेचुरल फ्यूल्स जिनको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, जिनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो हमारे अर्थ के अंदर दबे हुए लिविंग एनिमल्स, लिविंग प्लांट्स, लिविंग मैरीन प्लांट्स, लिविंग एक्वेटिक एनिमल्स, लिविंग आपके जो भी आप फॉरेस्ट है सबके दब जाने से इनका फॉर्मेशन होता है। यानी कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अर्थ के अंदर दब जाने से जिस फ्यूल का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं। तो द नेचुरल फ्यूल्स फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्यूरिड अंडर द अर्थ लॉन्ग एगो आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल। समझिएगा कि हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर लंबे समय तक, ठीक है, लंबे समय तक यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, लंबे समय से दबे हुए के कारण, दब जाने के कारण, किसके दब जाने के कारण, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके बेसिकली दो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आएंगे। एक आपका आएगा लैंड ऑर्गेनिजम्स, लैंड पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा आएगा आपका मैरीन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो हमारे अर्थ के अंदर जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा टाइम तक दब जाते हैं, तो दबने के कारण उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, प्रेशर हाई हो जाता है, जिसके कारण वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो कोल में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलेंगे। यानी फॉसिल फ्यूल होने के लिए कहाँ से ऑब्टेन करना जरूरी है, फ्रॉम द अंडर द अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर से ऑब्टेन करना जरूरी है, जो लाखों साल पहले से हमारे अर्थ के नीचे दबे हुए हैं। हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर के कारण वो अपने आप को कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, फॉसिल फ्यूल का नाम से जानेंगे। अब ये है कि आपका फॉसिल फ्यूल जो है वो कैसे फॉर्म होता है, तो उसका झलक आपको हम दे दिए हैं कि फॉसिल फ्यूल्स जो है ये हमारे डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट के हो चाहे वो एनिमल के हो, हमारे अर्थ के नीचे दब जाने से इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हमारे अर्थ के नीचे जब हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, दब जाएंगे। दबने के बाद वो उनके ऊपर सेडिमेंट, एक के ऊपर एक सेडिमेंट, डस्ट, पार्टिकल्स, आपका रॉक्स, ये सब दबते जाएगा। आपका एयर का मात्रा कम हो जाएगा, एयर की कमी हो जाएगी, एयर वहाँ पे एब्सेंस हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो अपने आप को किसमें चेंज कर देंगे, कोल में या पेट्रोलियम में जो है वो चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए
तो ये जो फॉसिल फ्यूल है बेसिकली, ये फॉसिल फ्यूल दो तरह के ना आपका जाने, एक आपका हो गया कोल, ठीक है, और एक हो गया पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम। अब समझिएगा एक बात कि कोल किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दब जाने से बनता है और पेट्रोलियम किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दब जाने से बनता है। तो जो लैंड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लैंड पे पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो लैंड ऑर्गेनिजम्स के दब जाने से जो आपका फॉसिल फ्यूल बनता है वो कोल है। लैंड वाले ऑर्गेनिजम्स के दब जाने से बनता है, बनने वाला कौन है? कोल है। और छोटे छोटे मैरीन प्लांट्स या मैरीन ऑर्गेनिजम्स, टाइनी मैरीन यानी पानी में रहने वाले प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स के दब जाने के चलते जो फॉसिल फ्यूल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेट्रोल बोलते हैं। इसको हम लोग या पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ये आपका है कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दब जाने के चलते फॉसिल फ्यूल तो बनता है, लेकिन थोड़ा सा डीप में जानो, जो लैंड वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके दब जाने से कोल का फॉर्मेशन होता है, और जो आपके मैरीन प्लांट्स या मैरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके दब जाने से पेट्रोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, अपने फॉसिल फ्यूल का सबसे पहला पार्ट जो कि है कोल। कोल के बारे में हम पढ़ना अब स्टार्ट करेंगे, कोल क्या होता है। ठीक है, चलिए कोल के बारे में समझते हैं। तो कोल इज ए हॉट ब्लैक कंबस्टिबल मिनरल दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ कार्बन। ठीक है, देखिए कोल जो है आपका नेचर में बहुत ही हार्ड और कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो जल के, ऐसे सब्सटेंस जो जल के हमको हीट, लाइट और एनर्जी को प्रोवाइड करे, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोवाइड करे, उस तरह के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। या ऐसे सब्सटेंस जिनके पास जलने का नेचर हो उसको हम क्या बोलेंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलेंगे। अब ये कोल आपका ब्लैक कलर का एक हार्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस या कंबस्टिबल मिनरल होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका क्या पाया जाता है बाबू? तो कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इनफैक्ट जो हम लोग कोल का यूज करते हैं, उस कोल में लगभग 95% से लेके 98% तक ये कार्बन का मात्रा होता है। 95% से 98% तक ये कार्बन का मात्रा होता है हमारे कोल में। ठीक है, जो हम कोल हम लोग अपने बाजार में यूज करते हैं। अब ये कोल जो है इसका बनता कैसे है? तो कोल बनने का जो प्रोसेस है कि बहुत ही डीप में जब हमारे लैंड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? दब जाते हैं। तो दब जाने के चलते उनके ऊपर सेडिमेंट्स का क्या होता है? लेयर बैठना स्टार्ट करता है, जिसके चलते एयर का एब्सेंस हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है, जिसके कारण वो सारे लैंड ऑर्गेनिजम्स जो है वो कोल में कन्वर्ट होना स्टार्ट करते हैं। यही कारण है कि हम इस कोल को कहाँ से फाउंड करते हैं? तो इस कोल को अपने बहुत ही गहरे कोल माइंस से फाउंड करते हैं, जो हमारे अर्थ के सरफेस में क्या होता है? ये माइनिंग किया गया होता है। अब देखिए हमारे भारत में कोल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमारे भारत में कोल जो है कुछ पार्ट ऑफ बिहार से, वेस्ट बंगाल से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से। ठीक है, यहाँ बिहार कहने का मतलब झारखंड ही था, यानी कि झारखंड से प्राप्त किया जाता है। तो ये सारे स्टेट का नाम याद रखिएगा जहाँ से ज़्यादा मात्रा में कोल का प्रोडक्शन या ज़्यादा मात्रा में कोल का फॉर्मेशन आपका होता है। चलिए अब हम लोग को नेक्स्ट समझना है कि आखिर में ये कोल का फॉर्मेशन या कोल बनते कैसे हैं। ठीक है, तो बहुत बार आपको बताया भी है कि कोल कैसा बनता है। तो देखिए कोल आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज ब्यूरिड अंडर द अर्थ अबाउट 300 मिलियन एगो। कोल जो है ये लगभग आज से 300 मिलियन साल पहले जब हमारे अर्थ में कौन? लैंड प्लांट्स क्या हो गए हैं या ट्रीज, लैंड प्लांट्स या ट्रीज क्या हो गए हैं? आपके ब्यूरिड हो गए हैं, दब गए हैं। तो उनके दब जाने के चलते जब उन पे सेडिमेंट्स का लेयर बनने लगा है, वहाँ एयर का एब्सेंस हो गया है,
टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो वो सारे आपके जो वो लैंड प्लांट्स या ट्रीज होंगे वो कोल के में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे। अब सोचिए कि आज जो हम कोल निकाल रहे हैं वो आज से 300 मिलियन साल पहले का दबा हुआ है। तो सोचिए कि ये कोल का जो फॉर्मेशन है, कोल का जो फॉर्मिंग है वो कितना स्लो प्रोसेस है। इसीलिए कहा गया यहाँ पे एक प्रोसेस का नाम भी दिया गया है कि द स्लो प्रोसेस बाय विच द डेड प्लांट्स buried deep under the earth have become coal is called carbonization। ठीक है, ये जो स्लो प्रोसेस है, जिस स्लो प्रोसेस से हमारे धरती में दबे हुए जो डेड प्लांट्स हैं या डेड ट्रीज हैं वो आपका ये कोल में कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बोनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। देखिए यहाँ से आपको एक कोल का फॉर्मेशन का एक डायग्राम या स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया, जिसको आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए कि तूफान आया, वोल्केनो आया, अर्थक्वेक आया, कोई भी आपका नेचुरल डिजास्टर्स आया, जिसके चलते हमारे जंगल के जंगल क्या हो गए? इस सॉइल में दब गए हैं। जब ये जंगल का जंगल सॉइल में दबता है तो दबने के कारण जब इनके ऊपर सेडिमेंट्स का लेयर चढ़ता है, जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो ये सबसे पहले कोल के स्टेज में आपका कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम लोग पिट कहते हैं। और इस पिट में आपकी कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी का मात्रा ज़्यादा होता है, कार्बन का मात्रा कम होता है। ठीक है, अब समय बीतता जाता है, समय बीतते जाने के चलते हमारे सेडिमेंट्स का लेयर बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, जिसके कारण ये पिट जो है वो आपका कन्वर्ट होता है किसमें? लिग्नाइट में। अब ये पिट जो है ये आपका कन्वर्ट हो गया लिग्नाइट में, और ये लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट इस पिट के कंपेयर में ज़्यादा कार्बन कंटेंट रखता है, कम ह्यूमिडिटी रखता है। फिर आपका समय बीता, टाइम बीता, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने के चलते ये लिग्नाइट जो है ये आपका कन्वर्ट होता है कोल में, और इस कोल का नाम जो होगा ये बिटुमिनस कोल के नाम से इसको हम जानते हैं, जो कि हमारा प्योरेस्ट कोल होता है, जिसमें ज़्यादा मात्रा में कार्बन होता है। कितना मात्रा में कार्बन होता है? तो 95% से लेके 98% के मात्रा में इसमें कार्बन की क्वांटिटी जो है वो पाई जाती है, और ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होता है, जिसके चलते ये हार्ड होते हैं। तो यहाँ से जहाँ पे ये हमारा लिग्नाइट चेंज होकर बिटुमिनस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से हम इस कोल को क्या करेंगे? अब कोल माइनिंग करके और यहाँ से हम उसको निकालने का काम करेंगे, और ये हमारा होता है कोल का फॉर्मेशन। चलिए, अब ये जो कोल आपका निकला, कोल माइनिंग से जो हम लोग कोल निकालते हैं, इस कोल का बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। आपका घरेलू यूज भी है, और आपका वाइटल रोल पे भी इसका यूज है, बहुत बड़े रोल पे भी इसका यूज है, छोटे छोटे रोल पे भी इसका यूज है। इस कोल का हम यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा, कोल का यूज़ ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर इस कोल को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे तो ये कोल जो है आपको हीट दे सकता है, ये कोल आपको कभी कभी लाइट भी दे सकता है, और ये कोल जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो आपका गैस है कार्बन डाइऑक्साइड इसको देगा। तो आपके पास ये जो हीट है ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है ना? ये जो हीट है ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है, ये जो लाइट है ये भी क्या है? आपका एक एनर्जी का फॉर्म है। और समझिए कि ये कोल जो है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल के आपको दो अलग अलग तरह के एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसीलिए इस कोल का यूज हम इतना ज़्यादा करते हैं, या कोल का यूज ज़्यादा मात्रा में है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आइए हम ये समझते हैं कि हमारा कोल जो है ये हमारा एनर्जी का सोर्स कैसे है, इससे अपने कहाँ कहाँ पे एज ए एनर्जी इसका हम यूज करते हैं। तो कोल इज प्राइमरली यूज्ड एज फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। सबसे पहले कोल का यूज जो है ये हमारे इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने में होता है। हमारे भारत में भी ये पावर स्टेशन है जहाँ पे हम लोग कोल से अब क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करते हैं, और उस पावर स्टेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मल पावर प्लांट। बेसिकली छोटे से कंसेप्ट में आपको हम बताना चाहेंगे कि इस थर्मल पावर प्लांट में कोल का यूज जो है वो कैसे होता है। तो देखिए, इस थर्मल पावर प्लांट में कोल को क्या किया जाता है? जलाया जाता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस कोल को क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा। जब कोल को जलाया जाएगा तो इस कोल को जलाने से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलता है। हीट जो है वो आपका एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ निकलता है। अब ये हीट जो है, इस हीट से आपका टरबाइन को रोटेट किया जाएगा, जिसको हम लोग हीट टरबाइन कहते हैं। अब ये हीट टरबाइन जो है इस हीट से क्या करेगा? रोटेट करेगा। अब ये हीट टरबाइन रोटेट करेगा तो इससे क्या चलेगा? जनरेटर चलेगा।
अब जनरेटर चलेगा तो जनरेटर से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, ये इससे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। तो इस कंसेप्ट पे हमारा ये थर्मल पावर प्लांट जो है वर्क करता है। छोटा सा कंसेप्ट है, इसको आपको बता दिए, ये थर्मल पावर प्लांट जो है किस प्रकार से आपका वर्क करता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ और भी यूज के बारे में हम जानेंगे। तो ये कोल का यूज जो है वो हमारे थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए होता है। साथ ही साथ कोल फायर्ड पाउडर प्लांट्स में बिटुमिनस कोल, ये कोल का जो कोल है हमारा एनर्जी का सोर्स कैसे है, तो ये कोल है, इसका यूज हम लोग अपने इलेक्ट्रिक पावर के जनरेशन में अपने थर्मल पावर प्लांट में करते हैं। साथ ही साथ इनका यूज आपके कोल फायर्ड पावर प्लांट में भी किया जाता है, जिसमें बिटुमिनस कोल, ठीक है, सब बिटुमिनस कोल, ठीक है, लिग्नाइट, इन सबको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। अब देखिए जो कोल को जलाने से जो आपको हीट निकलता है, जो कोल को जलाने से हीट निकलता है, उसको हम लोग उस हीट को हम लोग वाटर के पास यूज करके, वाटर को गर्म करके, वाटर इवेपोरेट करके, और उस वाटर से जो स्टीम निकलता है उस स्टीम को भी चला के हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को ड्राइव करके और उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये था हमारा कोल का कुछ आपका एनर्जी, कैसे आपका कोल एनर्जी आपका क्या है, एनर्जी का सोर्स है, उसके बारे में। अब हम बात करेंगे कैसे जो कोल है इसका यूज हमारे डेली लाइफ में क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि कोल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्री। हमारे होम में या हमारे इंडस्ट्री में किसी भी काम को करने के लिए, खास प्रकार की हीट के लिए, लाइट के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इनके लिए जिस फ्यूल का यूज होता है उसके रूप में हम लोग अपने कोल का यूज करते हैं, चाहे वो हमारा होम हो चाहे हमारा इंडस्ट्री हो। साथ ही साथ कोल जो है इसका यूज थर्मल पावर प्लांट में भी किया जाता है, किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, आपको हम अभी बताए हैं। फिर कोल इज यूज टू मेक ए कोल गैस विच इज इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल। कोल का यूज हम लोग कोल गैस के फॉर्मेशन के लिए भी करते हैं। जस्ट अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोल से निकलने वाले प्रोडक्ट कौन कौन होते हैं, तो हम लोग कोल का यूज अपने कोल गैस के फॉर्मेशन में भी करते हैं, जिसका यूज आपके इंडस्ट्रियल फ्यूल में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होता है, बहुत ही बेहतरीन वो फ्यूल होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमको वो हीट एनर्जी देता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको एनर्जी को प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ कोल का यूज हम लोग कोक बनाने में भी करते हैं। कोक क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। फिर कोल वाज यूज्ड एज ए फ्यूल टू मेक स्टीम टू रन स्टीम इंजन्स ऑफ ट्रेन्स। कोल का यूज हम लोग अपने स्टीम को बनाने के लिए करते हैं, जिस स्टीम का यूज हम लोग अपने पुराने ज़माने के ट्रेन के इंजन को चलाने के लिए, यानी स्टीम इंजन को चलाने के लिए करते थे। अब ऐसा नहीं होता है। पहले ज़माने में तो जो हमारे बड़े बड़े पानी जहाज़ थे वो भी हमारे स्टीम पे चलाए जाते थे। नेक्स्ट है कोल वाज ऑल्सो यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स। कोल का यूज हम लोग अपने ऑर्गेनिक केमिकल्स के सोर्स में भी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स का मतलब होता है कि ऐसे केमिकल्स जो आपके कार्बन से रिलेटेड है, यानी कार्बन रिलेटेड केमिकल्स। कार्बन रिलेटेड केमिकल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, अपने ऑर्गेनिक केमिकल्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, कार्बन रिलेटेड केमिकल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि हम ये जो कोल है आपका, इस कोल से आप लोग कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो इस कोल से हम लोग बेसिकली 3 चीज़ बनाएंगे, और इस 3 चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। सबसे पहला होगा हमारा कोल गैस, दूसरा होगा कोल तार, तीसरा होगा कोक। और ये तीनों चीज़ जो बनाएंगे, इसको बनाने में हम लोग अपने कोल को क्या करेंगे, हीट करेंगे, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम लोग कोल को हीट करेंगे। क्या करने के लिए, एब्सेंस ऑफ एयर में इस कोल को हीट करेंगे। इस कोल को हीट एब्सेंस ऑफ एयर में इसलिए करेंगे क्योंकि एब्सेंस ऑफ एयर में नहीं करेंगे तो वो कोल जो होगा वो किसी और सब्सटेंस में ना कन्वर्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड में ही कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपको ये कोल गैस, कोल तार एंड कोक का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इस कोल को जो हम लोग हीट करते हैं एयर के एब्सेंस में, जिससे कि आपको ये कोल गैस, कोल तार और कोक मिल सके, इस प्रोसेस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के नाम से जानते हैं। यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल में सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम कोल को हीट तो करते हैं लेकिन एयर के एब्सेंस में, और एयर के ही एब्सेंस में क्यों करते हैं, जिससे कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन ना हो सके, इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ना हो सके, और हमारा ये कोल गैस, कोल तार और कोक जो है इसका फॉर्मेशन हो सके। ठीक है, इन तीनों के फॉर्मेशन में ये कंसेप्ट जरूर आता है कि हम कोल को हीट करते हैं और इन एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये जो था हमारा ये आज का इस चैप्टर का पार्ट 1 था, जिसमें हम लोग ज़्यादा कुछ तो नहीं लेकिन अपने कोल के बारे में समझें। ठीक है, और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में समझें।
फिर हम लोग इसको इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में भी समझे। अभी भी हमारा कोल जो है ये टॉपिक जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। हमको अभी कोल के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल गैस के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे कोल तार के बारे में, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कोक के बारे में। तो ये 3 चीज़ों के बारे में हमको अपने पार्ट 2 में, यानी सेकंड जो पार्ट होगा, इस पार्ट में हम इस 3 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारा आज इस चैप्टर का क्या है, फर्स्ट पार्ट है। तो आज इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं और बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे हम इसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट में, जहाँ हम लोग अपने आगे के कंटेंट को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई करो।